हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लास 10 मैथ का बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। तो इस मैराथन क्लास को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपको किस विषय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ तथा आपके सिलेबस को दिखा देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जो कोरोना वायरस के कारण 30% सिलेबस कम हुआ है वो क्या क्या है। तो चलिए, मैंने नई विद्या लाई थी तो उसमें ये लिखे हुए हैं सारे सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, ये अभ्यास हमें पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें पढ़ने हैं। द्विघात समीकरण भी हमें पढ़ना है। त्रिभुज भी हमें पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति भी हमें पढ़ना है। इन सभी सब्जेक्टों, इन सभी विषयों को हमें पढ़ना है। त्रिकोणमितीय परिचय हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने हैं। रचनाएं चैप्टर भी हमें पढ़ना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ना है। संख्यांकी भी पढ़ना है। सांख्यिकी भी हमें पढ़ना है। इतने चैप्टर हमें आज पढ़ने हैं। तो ये सारे चैप्टरों की जानकारी आपको सिर्फ श्रवण लेक्चरर टीवी पर मिलेगी। ऐसा श्रवण लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। इस तरह कोई भी चैनल आपको गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं बताएगा। आज मैं आपको वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देखते हैं मिलिंद मिश्रा के साथ। ये पहला प्रश्न आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है या रूप होता है, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा एक एक नंबर के आते हैं। आज मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, इसलिए चिंता ना कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में जो लास्ट में मैं बताऊंगा कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लास्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे देख लीजिएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई है। पाई क्या है। तो पाई एक ऑप्शन दिए हैं, एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है। अपरिमेय संख्या। पूछिए क्यों। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई का मान होता है 22/7 और वो सोचते हैं 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई भी परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या पर टिक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पाई का मान जो है, जो पाई का मान है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22/7 क्या है। देखिए मैंने वो भी प्रश्न डाल दिया है अपने मन से कि जिससे आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 22/7 क्या है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन में है, परिमेय संख्या ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। कई स्टूडेंट इस प्रकार भी होते हैं कि वो जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो वो सोचते हैं दिमाग में कि जब पाई अपरिमेय संख्या है तो उसका मान भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा करना उनका गलत हो जाता है और उनका अंक कट जाता है। इसलिए जब भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए कि 22/7 क्या है तो आप टिक करेंगे परिमेय संख्या, और यदि पूछा जाए कि पाई क्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया। अब चलिए नेक्स्ट और कई प्रश्न हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है, उसे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15, 18, 24 का लासा ऑप्शन में है 90, 120, 240, 360। तो आप सभी कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि लासा कैसे निकाला जाता है, आप जानते होंगे। चलिए इसका लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा 15, 18 और 24 का लासा जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 9, फिर 6 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे और फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 9 ही रहेगा और इस पर 3 हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3, फिर 3 से जाएगा एक बार तो 5 यहाँ रह जाएगा और 1 1, फिर 5 से देंगे बस 1 कट जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब इन सबका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम आएगा हमें, जब हम इसे आपस में गुणा कर लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 360। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ये भी 1 अंक के प्रश्न इस तरह आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए इन्हें तो आप हल ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तब क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, बुक में है कि यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। तो इनका ऑप्शन ए सही होगा। तो मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे और भी कई वीडियो आएंगे गणित की। वीडियो को पूरा देखिए तथा मैं चाहता हूं आप इसमें लगभग 3000 लाइक तक पहुंचाइए इस वीडियो को, तभी हमारा मन लगेगा आपको पढ़ाने में, हमें आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और हमें पढ़ाने में भी। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। अब आ गए हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा देखिए। लास्ट वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि मैं आपको कुछ थ्योरम बता दूं इसका कि क्या होता है, तब आप उस प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो दोबारा देख ले, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ थ्योरम देखेंगे। जैसे है कि यदि परिमेय संख्या x बराबर p अपान q का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब हर q का गुणनफल 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होगा। यानी यदि कोई संख्या तभी परिमेय संख्या होगी जब उसके हर का गुणनफल 2 और 5 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे इसका एक उदाहरण दे देते हैं कि 4/25 लिखा है, समझ लीजिए 4/25 लिखा है, तो इसका हर का गुणनफल 4/25 क्या है, 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए ये 5 की पावर में है, यानी कि इसमें 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 2 है, यही तो है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 5 25, ये आएगा 25। ओके, तो जिसका हर 2 की पावर m, ये देखिए, और 5 की पावर n के रूप में होगा, वही संख्या परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि A1 अपान A2 बराबर है बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो केवल उसके एक हल होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आप सवाल आगे हल ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसी शिक्षा सिर्फ सरवण लेक्चरर टीवी पर ही उपलब्ध है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें भी कुछ लाभ हो। जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा मन लगता है और भी पढ़ाने का तथा और भी वीडियो बनाने का, इसलिए लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन है कि यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो उसके केवल एक हल होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगला थ्योरम है कि यदि A1 बराबर A2
और B1 बराबर B2, B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2 की, यदि A1 अपान A2, ध्यान से सुनिए, और B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो उसके कोई हल नहीं है तथा रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के है, तो उसके अनंत हल होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो इतने थ्योरम मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके लघुत्तरीय प्रश्न चलिए अब देखते हैं अगली स्क्रीन पर। तो ये पहला लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये पहला लघुत्तरीय प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 एवं 225 का महत्तम समाप वर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समाप वर्तक क्या होता है, कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से, कई लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो वो महत्तम समाप वर्तक नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये HCF ही हिंदी में महत्तम समाप वर्तक कहलाता है, इसलिए इसका नाम देखकर घबराइए मत। चलिए सवाल हल करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 एवं 225 का महत्तम समाप वर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नों को, ये पहले अभ्यास के प्रश्न है, पहले पाठ के, इसे आपने हल किया होगा। चलिए मैं आपको हल कर कर बता रहा हूं, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 135 और किसका ज्ञात करना है, एवं 225 का। किसका, 225 का। अब देखिए यहां पर कौन सा बड़ा है, बड़ा क्या है, पहले आप जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो उसमें एचसीएफ इस तरह निकाला जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में निकाला जाता है एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका पहले हम निकालेंगे। तो पहले देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 225 बड़ा है 135 से, 135 से छोटा है। तो यहां पर a बराबर हो जाएगा 225 और b बराबर जो होगा वो होगा 135। समझे। अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, क्या लिखेंगे, या ये लिख दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, तो जिसमें हम इसका प्रयोग करेंगे तो a बराबर 225 है, और मैंने आपको बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होते हैं सभी। तो इसी रूप में लिखेंगे तो a का मान a की जगह पर रख देंगे। तो 225 का मान 225 a की जगह पर रख देंगे और बराबर लगा देंगे b की जगह पर क्या लिख देंगे, 135। अब देखिए जब आप 135 से 225 को भाग देंगे, 135 को जब आप 225 से, मतलब 225 को जब आप 135 से भाग देंगे तो दुन्ना तो जाएगा नहीं, एक जाएगा, तो 135 बचेगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 बचेगा। ओके। तो देखिए यहाँ पर 1 ले जाना है, और क्यों, इसका क्या है, भागफल है, तो यहीं पर 1 लिख देंगे और प्लस जितना शेषफल बचेगा वो r क्या है, शेषफल है। इसमें r शेषफल है, क्यों, भागफल है, b भाजक है और ये भाज्य है। समझे। तो यहां पर प्लस 90 हो जाएगा। अब फिर हम लिखेंगे कि भाजक बराबर, भाजक क्या है, भाजक है 135 तथा शेषफल है, शेषफल क्या है, 90 है। अब फिर आप ऐसे लिखेंगे कि 135 एवं
90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो ऐसे लिखेंगे 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग लिखिए या प्रमेयिका से लिख दीजिए, समझे। अब फिर ऐसे लिखेंगे, अब यहां a बराबर 135 हो गया और b बराबर 90 हो गया, तो a की जगह पर हम लिख देंगे 135 बराबर 90। अब 90 से 135 को भाग दीजिए तो दुगना जाएगा नहीं, एकन्नम जाएगा, यहाँ पर 90 और बचेगा यहाँ पर 45। तो यहाँ पर फिर से हम 1 Q की जगह 1 और प्लस R शेषफल कितना बचा 45, इतना बचा। अब फिर हम लिखेंगे ऐसे ही कि भाजक क्या है हमारा, भाजक बराबर है 90 और शेषफल बराबर है 45। ओके, समझ में आया। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से या प्रयोग करने पर आप लिख सकते हैं। अब चलिए फिर से, यहां पर a बराबर 90 हो गया, b बराबर 45 हो गया, तो यहां पर 90 बराबर 45। अब 45 को जब हम 90 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 45 दूनी 90 होता है। ओके, तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे और शेषफल 0 आया है तो यहां पर 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा भागफल ही आता है, तो भागफल क्या है 45, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 45। तो ऐसे लिख देंगे कि शेषफल, लिख देंगे शेषफल बराबर 0, अतः HCF बराबर 45। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस क्वेश्चन के हल को ऐसे दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम देखते हैं, हल करते हैं। और लास्ट वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। जो प्रश्न ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। चलिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x प्लस के वाई इक्वल टू -16 संपाती रेखाएं होंगी। तो इसका चलिए हल करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ये समीकरण क्या है। समीकरण क्या है, समीकरण है कि 3x माइनस वाई, अब ये प्लस इधर है तो इसे इधर कर देते हैं, बराबर -8। इधर प्लस था, उधर गया माइनस हो गया। सवाल हल करते समय सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो है ये अगर बराबर के उस पार है तो बराबर के उस पार दूसरा समीकरण भी हो, अगर इस पार है तो दूसरा भी समीकरण भी ऐसा ही हो, मतलब दोनों की कंडीशन एक तरह होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट है, ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है और नेक्स्ट समीकरण है कि 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 दिया हुआ है। ये आपका दूसरा समीकरण है, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण।
अब इसमें कह रहा है के किस मान के लिए संपाती रेखाएं निरूपित होंगी। संपाती रेखाएं, तो पहले हम इसमें ए बी सी का मान लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए A1 क्या है, A1 बराबर 3 है और A2 बराबर क्या है, 6 है। गुणांक x तो गुणांक है, मतलब x का गुणांक 6 है, तो x लिया नहीं जाएगा, ये बीजीय अंक है, 6 लिया जाएगा। अब देखिए B1 बराबर क्या है, ये माइनस में है और जहां कोई भी संख्या नहीं होती वहां आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। और B2 बराबर है -k। अब देखिए C1 बराबर 8 है और C2 बराबर -16 है, तो C1 बराबर -8 ये देखिए और C2 बराबर -16 होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये संपाती रेखाएं क्या दे दिया, तो आपको अभी मैंने एक स्थिति बताई है, ये देखिए ये मैंने बताई थी कि संपाती कब होती हैं रेखाएं, जब A1 बराबर A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर होगा C1 अपान C2 के, तब उसके अनंत हल होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। तो रेखाएं तब संपाती होती हैं जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें आप यही कंडीशन लिख दीजिए कि इसकी कंडीशन होगी A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के और बराबर होगा C1 अपान C2 के, यही इसकी कंडीशन बनेगी। अब चलिए इसे हल करते हैं। A1 अपान A2, A1 क्या है, 3 है, ऐसे लिख देंगे, और A2 क्या है, 6 है, फिर बराबर लिखकर B1 क्या है, -1 है और B2 क्या है, -k है, फिर C1 क्या है, -8 है और C2 क्या है, -16, जो कि आपस में क्या है, बराबर है 3। यही तो बताया गया है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के है। अब इसमें हम किन्हीं दो कंडीशनों पर इस सवाल को हल करेंगे, चाहे आप इसे पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए। तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपको पहले दूसरे में हल करना है तो लिखेंगे पहले व 2 से, 1 व 2 से ऐसे लिख देंगे और फिर आप इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 ये है और 2 ये है, तो 3/6 ये हो जाएगा और -1 अपान के ये हो जाएगा। इसका त्रियक गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा होने पर ये माइनस का चिन्ह यहाँ था, गलती से हो गया, तो ये हो जाएगा -3 के इक्वल टू, और ये 6 है और 6 में -1 का गुणा होगा तो -6 आएगा, समझे। और अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया। अब क्या बचा, 3 के बराबर 6, तो के बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होने पर गुणा भाग में बदल जाता है, यहाँ ये गुणा था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो 6/3 और इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो यानी कि के बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 2, के बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप 1, 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप 1, 3 लेकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तथा कई बार आ चुका है और लड़के इसी में फंस जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने कहा है कि पूरा वीडियो देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 3x + 2ky इक्वल टू 2ky इक्वल टू 2 तथा 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी गई जाने वाली संख्याएं परस्पर समांतर हो तो k का मान क्या होगा। यानी कि पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x + 2ky, यही तो दिया हुआ बराबर 2, ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। तो इसमें कह रहा है कि यदि 3x, क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि
3x प्लस 2ky बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसमें पहले आप उसी तरह जिस तरह इसके पहले वाला प्रश्न आप हल किए हैं उसी तरह लिख लेंगे। a1 क्या है इसमें, a1 a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। तो देखिए इसमें a1 क्या है, इसमें a1 क्या है, a1 देखिए 3 है और a2 क्या है 2 है। b1 क्या है 2k है, b2 क्या है 5 है, c1 क्या है 2 है, c2 क्या है 0। ये आपका हो गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें कह रहा है कि रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो आप पहले समझिए कि समांतर कब होती हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत में बताया था कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो उसके कोई हल नहीं होंगे तथा रेखाएं समांतर होंगी। तो जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहां पर वही कंडीशन हम लिख लेंगे। कंडीशन वही है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो इसमें देखिए जब बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो ये कंडीशन से हमारा सवाल नहीं हल होगा। सिर्फ हमें हल करना है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के। तो देखिए a1 क्या है 3 ये, और a2 क्या है 2, और बराबर b1 क्या है 2k और b2 क्या है 5। अब इसे हल कीजिए, 3 गुणा करा दीजिए आपस में। ये 5 कहीं पहले ये 2 दुनाई 4 के हो गया और 5 कहीं 15 हो गया। ओके, अब इधर ये गुणा था, जब इसे पक्षांतर किया तो k बराबर 15/4 हो गया। क्या हो गया 15/4, और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये लगभग 3 नंबर का प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में अच्छे से शेयर कीजिए। और बोर्ड परीक्षा आ रही है तो दिमाग पर डोज ना दीजिए, ध्यान से पढ़िए, ज्यादा डोज देकर ना पढ़िए, फ्री माइंड होकर पढ़िए। और हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा और आने वाले जितने वीडियो भी हैं उतने भी देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं को हम विलोपन विधि से पहले जानेंगे कि कैसे हल करा जाता है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसे बहुत अच्छी विधि से बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जल्दी से इस तरह के सवाल हल करना जान जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, और लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पर मार्किंग भी की है। जो 1 स्टार के क्वेश्चन है वो कम महत्वपूर्ण है, जो 2 स्टार के हैं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा जो 3 स्टार के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस वर्ष आएंगे, जो जिनका आना 85% संभव है, उन्हें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और 5 स्टार से दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे संख्या। आप जानते होंगे, आप कक्षा 6 से समीकरणों को पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको कुछ कुछ पता होगा समीकरणों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मानेंगे, माना, ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या, बराबर लगाएंगे और x लिख देंगे और फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना
दूसरी संख्या इक्वल टू y, ऐसे लिख देंगे। और पहले क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है। तो पहली शर्त है इसकी कि दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो पहली संख्या ये हुई और दूसरी संख्या ये हुई। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। बोर्ड परीक्षा में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसी तरह लिखने होंगे और तभी हमें अंक पूरा मिलेगा, नहीं तो हमारे अंक कट जाएंगे। तो चलिए, प्रथम शर्तानुसार बताया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो पहली संख्या जब x है और योग में होता है जोड़ और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस y योगफल बताया गया है 19, तो ये हो जाएगा 19 और ये आपका पहला समीकरण रेडी हुआ। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लगभग 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय से 9 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार 30% सिलेबस कम हुए हैं इस तरह, इसी के कारण इसके अंक थोड़ा बढ़ गए हैं, प्रश्न ज्यादा आएंगे इससे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 19। अब दूसरी शर्त है कि उनका अंतर 7 है, तो फिर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार बताया गया है कि उनका अंतर 7 है, तो यानी कि पहला ये संख्या क्या है x, अंतर में घटाव होता है, दूसरी संख्या y और इक्वल टू 7। ये आपका दूसरा समीकरण रेडी है। अब हम विलोपन विधि से इन्हें हल करेंगे, तो पहले हम दोनों समीकरणों को ऐसे लिख लेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 19 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये आपका दूसरा समीकरण समझ में आया? ध्यान से देखिए। चलिए, अब जब पहला समीकरण x प्लस वाई है और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो इसमें देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को या एक बीजीय व्यंजक को विलोपित कर दिया जाता है। तो इसमें प्लस माइनस है, यानी कि ये कट रहा है आपस में, तो इसे विलोपन करने के लिए जोड़ना पड़ेगा इन्हें आपस में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे, जोड़ने पर ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 19। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 19 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है कि x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो देखिए एक x और ये एक x, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये एक y और एक माइनस y है, तो ये कट जाएगा आपस में, ये क्या होगा, कट जाएगा। और इक्वल टू के निशान के नीचे इक्वल टू, फिर 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। ओके, अब देखिए 2x है, तो x बराबर क्या होगा, 2 यहाँ गुणे में था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/2, यानी कि 2 तेरहियम 13 आएगा यहाँ पर आंसर, मतलब x का मान। अब x बराबर 13 है, जब x बराबर 13 है तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो यहाँ देखिए जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 7, यही तो दिया हुआ है इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो यही पर रख देंगे x के मान की जगह, जहां x लिखा है यहाँ पर x, इसकी जगह हम रख देंगे 13, क्योंकि x का मान 13 आया है, और माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 13, अब ये माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा कि x बराबर आएगा 13 और y बराबर आएगा क्या 6, और यही संख्याएं होंगी क्योंकि पहली संख्या आपने मानी थी x और दूसरी संख्या y मानी, तो पहली संख्या ज्ञात हो गई 13 और दूसरी संख्या 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए तथा नोट कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी स्टूडेंट, इसका ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसे भी हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी भुजाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया है और 5 स्टार का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसे आप तैयार कर लेंगे तो इस बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद लगभग 95% है। ये प्रश्न जरूर आएगा और ये 4 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तथा ये कई बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अब इसका हल देखते हैं कैसे ये लगेगा प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगेगा इसे जान लेते हैं। प्रश्न है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं माने होती है लंबाई चौड़ाई, इसलिए इसे देखकर आप कंफ्यूज ना होइए, इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई की। तो पहले लिख लेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा 36 मीटर दिया हुआ है, ये देखिए 36 मीटर। ओके, गॉट इट। अब चलिए नेक्स्ट है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले हम लंबाई मान लेते हैं। तो लिखिए माना बाग की लंबाई इक्वल टू x, और ऐसे माना बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी बाग की y। ओके, अब देखिए पहली शर्त है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो लिखिए प्रथम शर्तानुसार ऐसे लिखेंगे अगर बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो फिर इसे हल करेंगे। प्रथम शर्तानुसार तो आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप का फार्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है जानते हैं, बराबर होता है 2 इंटू या 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, और यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया गया है। तो अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा। ओके, यही तो दिया हुआ है परिमाप का आधा। अब यहाँ पर देखिए आयत का अर्ध परिमाप ऐसे लिखिए, यहाँ पर अर्ध कर दीजिए, ये गलती से लिख गया अर्ध परिमाप। तो जब आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई होता है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप का आधा। अब इसे 2 से 2 कट जाएगा, समझिए। ओके, अब अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 36 लिख देंगे, और लंबाई क्या है x है और चौड़ाई क्या है y है। तो इसका समीकरण क्या रेडी होगा, इसका समीकरण रेडी होगा कि x धन y इक्वल टू 36। यही आपका पहला समीकरण आपको प्राप्त होगा। अब चलिए दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए द्वितीय शर्त देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर हो जाएगा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है y है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4।
अब देखिए x इधर है, बीजीय अंक बाईं ओर रहते हैं, तो इधर प्लस था उधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण रेडी हो जाएगा। समझिए, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि विलोपन हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समी 2 या समीकरण 2 जोड़ने पर समझ में आया। अब यहां पर समीकरण 1 लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36 और समीकरण 2 लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये 1x है, ये भी 1x है, ये 2x हो जाएगा, ये 1y है, ये माइनस 1y है। ओके, ये हो जाएगा, कट जाएगा आपस में और ये हो जाएगा 36 प्लस 4 बराबर 40। समझ में आया। अब यहां पर देखिए ऐसे कर लेंगे, 2x बराबर 40 है तो x बराबर हो जाएगा 40/2, यानी कि x इक्वल टू 20 आएगा, मतलब x का मान 20 आएगा आपके सामने। अब देखिए y का मान, लंबाई ज्ञात हो गई 20 मीटर, अब चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ऐसे पहले लाइन खींच लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में, तो किस में रख दें? x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे x का मान समी 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x की जगह x का मान 20 आया है और y का मान y है और 36 है, तो y बराबर हो जाएगा, इधर ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस 20 और y बराबर आएगा 16 मीटर। तो यानी कि बाकी देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए, x बराबर आया है, x इक्वल टू आया है 20 मीटर और y इक्वल टू आई है 16 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। लंबाई हो जाएगी x और चौड़ाई हो जाएगी y, और लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर। यहाँ पर देखिए आपने माना बाघ की लंबाई x, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, और फिर आपने माना था बाघ की चौड़ाई जो y थी ये हो जाएगी 16 मीटर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए घबराइए मत, ध्यान से इसे हल कीजिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो विद्यार्थी ले सकते हैं, मैं इसे दिखा देता हूँ पूरा हल किया गया क्वेश्चन। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं इस अभ्यास में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन जिससे मैं बताऊंगा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। तो इसका x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें x y का मान ज्ञात करना है। ये 1 स्टार क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे भी लगाएंगे। तो चलिए पहला जो समीकरण है वो क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, और x माइनस 4x, दूसरा है 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। ये हो गए आपके 2 समीकरण जो जिन्हें हल करना है तथा x y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए इस तरह लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे किसी एक समीकरण को आप चूज कर लीजिए, चाहे एक समीकरण को चाहे 2 समीकरण को। तो हम प्रायः हमेशा समीकरण 1 को लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में ऐसे लिख देंगे। ओके, और फिर लिखेंगे कि समीकरण प्रतिस्थापन विधि में कि होता है कि मतलब किसी का मान किसी दूसरे पद में प्रतिस्थापित करना। तो यहां पर लिखेंगे हम y का, समीकरण 1 में y का मान
x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे लिख देंगे प्रतिस्थापित करने पर y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर। और फिर हम ऐसे करेंगे कि पहला समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो आपके सामने ये दिख रहा है। इसमें हम y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x इधर ही रहेगा, y जो है उधर जाएगा, इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा समीकरण। ये आपका क्या होगा? तीसरा समीकरण, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये है और ये क्या कौन सा है? ये तीसरा समीकरण है। अब चलिए, अब फिर प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, जो हमें तीसरा समीकरण ज्ञात हो उसे हम दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रखते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिए कि समीकरण 1, अगर आप समीकरण 1 लेते हैं तो जो x का मान आएगा वो समीकरण 2 में रखा जाएगा, और यदि आप यहाँ पर समीकरण 2 रखते हैं तो जो x का मान आएगा उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। बस उतना ही करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, जो ये x का मान आया है 2 प्लस वाई, इसे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 ये जो है इसमें रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, ऐसे लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए x का मान 2 प्लस वाई आया है ना, और यहाँ पर क्या है समीकरण 2, 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। तो 4 गुणे x का मान, जो जहां x है वहां x का मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस वाई प्लस 7y बराबर 30। यही होगा आपका दूसरा समीकरण तैयार। अब इसे हम गुणा करेंगे, 4 को अंदर 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4y प्लस 7y इक्वल टू 30, फिर ये हो जाएगा 8 प्लस 11y इक्वल टू 30, फिर 11y इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 30 माइनस 8, तो 11y बराबर 30 में से 8 गई 22 हुआ, और फिर y बराबर क्या होगा 22 अपान, इधर गुणे में था 11 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 11 एक नम 11, 11 दूना 22, तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा 2। अब देखिए, जो y का मान आया है इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। जो समीकरण 3 हमें ये ज्ञात हुआ था इसमें हम इसका मान रख देंगे। तो बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए तो हल करना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, समझ में आया? अब समीकरण 3 क्या है? x बराबर 2 प्लस वाई है। अब x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 2 है तो 2 रहेगा, और y का मान यहाँ पर कितना आया है? 2 आया है, तो y की जगह पर 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 2 4 हो जाएगा, और y बराबर आया है 2, तो यही 2 आंसर होंगे इसके। x का मान आएगा 4 और y का मान 2 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग गया, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा घर पर इसे नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, 5 स्टार तथा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न का आना लगभग तय है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर x है, तो जिस तरह हमने आज अब तक हल किया है वैसे ही मानेंगे। माना पहली संख्या ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या
बराबर वाई, ऐसे लिख देंगे आराम से। फिर लिखेंगे इसमें है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये प्रथम शर्त है, तो ऐसे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ऐसे लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। फिर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या जब x है और दूसरी संख्या y है और अंतर में घटाव होता है, तो ये आपका पहला समीकरण ये रेडी हो गया, x माइनस वाई बराबर 26। अब अगला शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार ऐसे लगाएंगे। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लीजिए एक संख्या जो है ये है और दूसरी संख्या ये है, तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही शर्त कह रही है। हमें सवालों को पहले पढ़कर अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब इसे हल करना चाहिए। जब हम इन समीकरणों वाले सवालों को एक बार समझ लेंगे तो हमें हल करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस इधर आया तो 3y बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण रेडी हो गया। अब पहले की बात जैसे पहला सवाल हमने हल किया था वैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में फिर लिखेंगे आप कि ये समीकरण 1 है और इसमें लिखेंगे आप कि y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान x के पदों में, उतना लंबा जाने की जरूरत भी नहीं है। तो x माइनस वाई 26 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस y, क्योंकि ये y जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा समीकरण रेडी हो गया। ओके, और इसमें x का मान क्या आया है 26 धन y, यही तो आया है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में ये जो है इसमें हम इसका मान रख देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, तो x के जगह पर 26 धन y रख देंगे, 26 धन y और माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए ये 26 है और ये माइनस 3y है, ये माइनस 3y है और ये प्लस 3y है, तो ये बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इधर ये जाएगा तो ये माइनस 2y और इधर ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 26। ओके, और माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 26/2, ऐसे हो जाएगा y बराबर 26/2 और क्या आएगा 13, यानी कि y बराबर हो जाएगा क्या, y बराबर आएगा 13, 13 दूना 26 ही तो होता है, तो 2 से जब 26 को काटा गया तो 13 आया, y बराबर 13। अब क्या करेंगे y बराबर जब 13 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, जो समीकरण 3 हमें ज्ञात हुआ था ये, इसी में हम रख देंगे y का मान। ओके, तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस y। अब देखिए x बराबर 26 लिख देंगे और y की जगह 13 आया है, उसका मान ये 13 आया है, तो इसे रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39 आएगा और y बराबर आया था 13। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या होगा आंसर। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं बार बार आपको कहता हूँ जितना भी आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन जरूर करें ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों आज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, जो अभी सरकार ने वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर निकाला था उसी मॉडल पेपर को हम आपके लिए लेके आए हैं और उसी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आज मॉडल पेपर के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर किसी के पास मॉडल पेपर नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड कर लें और देख लें कि ये क्वेश्चंस आप खुद से पहले कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आगे के भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे मॉडल पेपर का सॉल्व करवा दूँ तो आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा जाएगा, रिव्यू अच्छा रहेगा तो मैं पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, वरना फिर जो नॉर्मल हम पढ़ाई करते हैं वही करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, पहला क्वेश्चन समझते हैं वो क्या है और उसे क्या करना है। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन उठाया हूँ और तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ तीसरा क्वेश्चन, आप देख लें, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। मतलब ऑप्शन दे रखा है 0, 4,3, -4,3 और 3,4। हमें निकालना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए द्विघात समीकरण को हम लिखते किस तरह है। तो द्विघात समीकरण को लिखते हैं इस तरह, ax² + bx + c = 0। ये हम किसी भी द्विघात समीकरण को इस तरह लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी द्विघात समीकरण के मूल मान लीजिए 2 मूल अल्फ़ा और एक मान लीजिए बीटा। अब इसके गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये C/A, C/A। ठीक है, ये फॉर्मूला समझाया है मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें अब इसमें करना क्या है। तो दोस्तों हमारा जो इक्वेशन दे रखा है अब हम उससे देखते हैं अपने इक्वेशन को। तो हमारा इक्वेशन दे रखा है दोस्तों 3x² - 4x = 0। अब इसको आप इस तरह देखें, ax² + bx + c = 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे c तो हमारे पास है ही नहीं, हमारा c है यहाँ पे 0, a है यहाँ पे 3 और b है हमारा -4। तो अब आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो हमारा c कितना है दोस्तों, 0 है, तो आप 0 लिखेंगे और नीचे a कितना है हमारा 3, तो 0/3 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, इनको जल्दी कराऊंगा तभी अच्छे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे। cos 60 गुना में cos 30 माइनस में sin 60 गुना में sin 30 का मान निकालना। आपको वैल्यू दोस्तों पुट करते जाइए। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 होता है √3/2 इंटू sin 30 होता है 1/2। अब देख पा रहे हैं जो चीज़ इधर लिखा हो वही चीज़ इधर लिखा हुआ, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये आज की क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं फिगर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और ये तो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आपके आता है तो आप कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक वर्ग बना रखा है हमारे पास, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इस वर्ग में 4 क्या बन रखी है, 4 वृत्त बन रखा है और चारों वृत्त समान है। ये फिगर को आप थोड़ा, फिगर बनाने मुझे अच्छे से नहीं आता है, मतलब हाथ थोड़ा हिल जाता है इसलिए बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो आप फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा 14 सेंटीमीटर की, या मैं आपको बना देता हूँ 14 सेंटीमीटर की। इसमें 4 वृत्त बन रखा है जो चारों समान त्रिज्या का है, यानी कि मान लीजिए ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र। तो इन सब को आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों r हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा r। अब ये भी हो गया r, तो ये भी हो गया r। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि जो वृत्त की आपने त्रिज्या मान ली r, अब आपको पता है ये पूरा जो दूरी है कितना आ गया, पूरा दूरी आ गया 4
आर, और 4r का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो यह हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास r कितना आ जाएगा, आप r कैलकुलेट कर लीजिए, 14/4 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे जो आपका ये वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये चारों जो वृत्त है उसका एरिया घटा देंगे। तो हम निकालेंगे कैसे, आप समझ लेते हैं। पूरे जो वृत्त का एरिया है उसमें से 4 इस सर्किल का एरिया घटा देंगे, 4 यानी कि क्या, इस वृत्त का एरिया घटा देंगे। ये फिगर से समझ लीजिए आप, पूरे वर्ग में से 4 इस किसका, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का निकालना है। तो पहले हम एक वृत्त का निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप पहले निकालें, एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 60/2, तो आप लिख दीजिए 60/2 इंटू 60 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 22 कट गया 11 बार में। तो हमारा जो एक वृत्त का एरिया आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एक वृत्त का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 4 वृत्त का चाहिए। आप देख पा रहे हैं चारों वृत्त को घटाएंगे तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, पेज कम गया है इसलिए मैं साइड में बना देता हूँ। 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का 77/2, तो 4 का कितना हो जाएगा, इस 204 में काट देंगे 2, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देख लिया दोस्तों, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 और वर्ग का आ गया 196। तो हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास, जो 196 माइनस 154 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आप पेपर पे लिख के खुद से करते जाएं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर हल कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए दोबारा समझाना मेरा काम है। दोस्तों हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना था। पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का एरिया निकालेंगे। तो वर्ग का एरिया आप कैसे निकालेंगे, दे रखा है एक, उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एरिया निकालने का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये r, तो ये भी r। अब सारा जो वृत्त है बराबर है, तो इनका भी जो त्रिज्या होगा वो भी r हो जाएगा। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, तो इस 4r को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 14 को, जो कि किसके बराबर हो गया, वृत्त के इस वर्ग के भुजा के बराबर, यानी कि 4r हो गया 14, तो r का मान हो गया 7/2। अब आप सिंपली क्या करिए, यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर से पाई को 22/7 और r 60/2 इंटू 7/2। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77/2। 77/2 आ गया एक वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें 4 वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमने 77/2 को 4 से गुना कर दिया, हमारा आ गया 154। अब हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हमने क्या किया, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटाया, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन हमारे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे खुद से। अब अगला क्वेश्चन, अब कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं। आप देख लीजिए, आपके जो मॉडल पेपर में दे रखा है वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है जो हम आपको रोज़ करवाते हैं। इसलिए आप जो भी हम आपको पढ़ाते हैं आप उस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड करा रहे हैं ज़्यादा ईजी का है। जो हम करा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आना तय है, आप मॉडल पेपर देख के समझ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बार बार करवाता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए और कंसेप्ट भी याद हो जाए। त्रिज्यफल के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर होता है यहाँ पे रेडियस यानी कि त्रिज्या, और थीटा होता है कोण। अब थीटा आपके पास दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, और आर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, थीटा के बदले 60 बटा में 360
पाई, और आर के बदले डाल दिया आप 6 और इसका करना है हमें स्क्वायर। अब इस 0 से इस 0 कट गया और 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/6 पाई इंटू 6, तो ये हमारे पास इस 6 से इस 6 को काट दिए। अब हमारा पाई को डाल दीजिए दोस्तों 22/7 इंटू ये वाला 6 बच गया, तो हमारा आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको जानबूझ के इजी क्वेश्चन भी करवाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, आप एग्जाम में ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले से नहीं किया है। इसलिए मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, ईजी और हार्ड। तो बिल्कुल, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ, तभी आप इसमें आगे के पार्ट देख पाएंगे। इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स जरूर करवाने हैं दोस्तों, तब मॉडल पेपर का कल, एक दिन भी टाइम नहीं लूँगा, कल इसके आगे क्वेश्चन दे दूँगा। अगर 1000 लाइक्स ये वीडियो पहुँचता है, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दीजिए। सभी बच्चों पे ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत चाहिए कि सिर्फ आपके ही नंबर आए, सबके नंबर आए। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी है जो आप सिर्फ चाह रहे हैं सिर्फ आपके नंबर आए। ये बोर्ड का पेपर है, आप चाहेंगे सबके नंबर आए, इसलिए आप इसको 1000 लाइक्स करिए, सब मिल के लाइक करिए। कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। मेहनत से हम वीडियो आपको बनवाते हैं और आप वीडियो वायरल करने में हमारी मदद करें। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास छोटी संख्या जो है, हम मान लेते हैं छोटी संख्या को मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या को आप मान लीजिए, बड़ी संख्या को मान लीजिए y। ये दो चीज़ हमने पहले मान लिया कि छोटी संख्या एक x है और बड़ी संख्या y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। अब आपको पता है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को ना घटाते हैं, तो ये बड़ी संख्या हो गया और इस पे छोटी संख्या। लेकिन कह रहा है इनके वर्ग का अंतर, वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर कितना है, 180 है। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या x और इसका कह रहा है वर्ग यानी कि स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 इंटू बड़ी संख्या y। अब कोई बच्चा इस y का भी वर्ग ना करे, ठीक से पढ़िए क्या लिखा हो, छोटी संख्या का वर्ग, मतलब कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ना कि बड़ी संख्या के वर्ग का, सिर्फ बड़ी संख्या लेंगे और उसका हम 8 गुना कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसको हमें सॉल्व कर देना है और हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। जो हमारा इक्वेशन दे रखा है y² माइनस x² इक्वल टू 180 दे रखा है, तो इसमें x² का मान आप डाल दीजिए 8y, तो x² का मान हमने डाल दिया 8y और ये हमारे पास आ गया 180। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, y² माइनस 8y, इस प्लस 180 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा, फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। किस वाले फार्मूला से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हमें मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। इसीलिए कहता हूँ फार्मूला याद करना आपको ज़रूरी है। तो इसी फार्मूला पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू c कितना है माइनस 180, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 180 बटा में 2a, तो 2 हो गया हमारे पास। अब आगे हमें इसे सॉल्व करना है, तो y हो गया यहाँ से 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस 180 में 4 से गुना करेंगे तो 720 बटा में 2। आगे कैलकुलेशन करते जाइए, कैलकुलेशन करने में घबराना नहीं है और जिस तरह जो आ रहा है उसी तरह हमें सॉल्व करते जाना है। 8 प्लस माइनस, अब 64 को 720 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 2 8 7, 784 बटा में 2। अब हमें देखना पड़ेगा कि 784 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है दोस्तों 28 का। तो हमारे पास जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 28 बटा 2, ये है y का मान। आपको पता है माइनस वाला हम लेंगे नहीं, लेंगे प्लस वाला, तो 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 28 बटा 2, तो
y का मान आ गया 36/2 18। अब y का मान हमने निकाल लिया दोस्तों कितना 18। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए x² = 8y। आपको पता है y का मान आपने कितना निकाला है, y का मान निकाला है अभी आपने 18, तो ये डाल दीजिए 18। तो x² कितना हो गया 18 × 8 होता है 144। तो आपको पता है x का मान कितना आ गया 12 यहाँ से। तो इजी क्वेश्चन था और मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया। तो एक नंबर आ गया आपका 12 और y आ गया आपका 18। तो नंबर कितना आ गया 12 और 18, यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन आज अच्छे करवाए गए और अच्छे हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने आपके लिए एकदम कंपलसरी है। तो आप इस वीडियो को मैं फिर से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसको 1000 लाइक्स पहुँचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर करें। सभी बच्चों से मेरी विनती है कि आप लाइक करें और वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।